नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का खास कार्यक्रम सांसद जी से मिलिए। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, बहुत ही खास सांसद हैं जिन्होंने मऊ की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ाई और ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को शिकस्त दी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव राय सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद आपको। मेरा पहला सवाल आपसे हालिया जो घटनाक्रम है अयोध्या में जो मुद्दा बना हुआ है उसी को लेकर है कि अयोध्या में एक नाबालिग के साथ रेप होता है, आरोप समाजवादी पार्टी के एक नेता पर लगता है और आप लोग खामोश हो जाते हैं, क्यों? एक खामोश कोई नहीं है। मैं तो सबसे पहले आप ही के चैनल को बोला कि जो भी दोषी हो उस पर जांच कर जितनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार है, अभी बनारस में 3 दरिंदों ने एक छात्रा का साथ किया था। चूँकि भाजपा के कार्यकर्ता थे तो उनको हवाई जहाज से भेजकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कराया जा रहा था। उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी एक 6 साल की बच्ची के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम आ रहा है बलात्कार का, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? न्याय दिखना चाहिए, न्याय जरूर होना चाहिए। और मैं चाहे वो अपराधी किसी पार्टी के जात के मजहब के नहीं होते हैं और इस तरह का अपराधियों के साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो देश में कानून बना है वो कानून का पालन तो होना चाहिए ना। आप 5% छोड़ दीजिए इस घटना की, कहीं भी तत्काल घटना होती है और आप बुलडोजर भेज देते हैं। और कई ऐसे मामले आए जहां कोर्ट से वो निष्पक्ष छूट जाते हैं। तो फिर जिसका डैमेज हो गया उसका क्या? जांच करवा लेते, आज उसको चौराहे पर फांसी पर लटका देते। नहीं, तो ऐसा नहीं है ना कि कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि मोइन खान पर रेप का आरोप है। कार्रवाई इसलिए हो रही है कि उसने जो निर्माण किया था वो इलीगल है और जितना इलीगल पाया जा रहा है उतने पर ही कार्रवाई हो रही है। उस पर समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक नेताओं का रिएक्शन सामने आ रहा है। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आप डीएनए टेस्ट करवा लेते, उसके बाद ये कार्रवाई करते और साबित हो जाता तो कार्रवाई करते, अगर नहीं साबित होता तो फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई करते जो इस तरीके का एक्शन ले रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? अगर ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध पर आरोप है तो आप न्यायालय का भी इंतजार मत करिए कि न्यायालय बरसों तक चलेगा। सबसे शर्त तो यही, आप डीएनए टेस्ट करा लो, है तो कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये जो इलीगल वाला है, मैं अभी पार्लियामेंट में उठाया था। हमारे यहाँ मऊ में 400 मीटर का एक बेल्ट है, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इधर कार्यकर्ताओं का है। प्रशासन जब भी उठता है बुलडोजर उन्हीं घरों पर गिरा देता है। उसमें सारे दलित और मुसलमान हैं। और जब हमने सवाल उठाया कि आगे भी ले जाओ, पूरा चौड़ा करो, बगल में शोरूम बन रहा है, बगल में शोरूम बन रहा है, उसी रोड पर बन रहा है, तो आप चिन्हित करके क्यों करते हो? चिन्हित करके क्यों करते हो? सवाल खड़ा हो रहा है कि ठीक है, अखिलेश यादव ने इस पर तो ट्वीट कर दिया, आप ये कह रहे हैं कि हम खामोश भी नहीं, आपने अपनी बात रखी भी, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, कोई डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया। आमतौर पर जैसा हम देखते हैं, चाहे हाथरस कांड रहा हो या फिर कानपुर की घटना रही हो या किसी और भी शहर की घटना रही हो, वहाँ पर फौरन ही समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई डेलीगेशन जाता है। आपने हमारे सांसद जी का बयान सुना, वो पहुँच गए हैं अयोध्या और उन्होंने कहा है कि पीड़िता के साथ हर कीमत पर हम न्याय करवाएंगे, हम उसके साथ हैं। जब आप बुलडोजर लेकर पहुंचे हुए हो, तनावपूर्ण माहौल पैदा किए हो, हमारे सांसद यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो अब क्या चाहते हैं? हम तोप लेकर पहुँच जाए वहाँ? नहीं, सांसद जी वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन सांसद जी उसके घर तक नहीं पहुँचे। और उन्होंने एक बात ये भी कही, सांसद जी ने से जब मीडिया ने सवाल किया तब उन्होंने कहा कि पता नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों से या यादवों से क्या दिक्कत है। अभी 16 लफंगों ने एक गंदी हरकत करी थी लड़की के साथ लखनऊ में। मुख्यमंत्री जी को 2 ही नाम क्यों याद आया? बाकी लोगों के संरक्षक हैं वो, बाकी लोग उनके संरक्षण में कर रहे थे। मुख्यमंत्री सबके हैं ना। इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री योगी की होनी चाहिए। 2 नाम क्यों आए? इसके जवाब क्यों नहीं? आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं पत्रकार साथी? इस अपराधी तो सारे हैं, सारों का हरकतें देखकर हम सबका, सभ्य समाज का सर से झुक गया। हम अपनी बेटी बहन को भेजने से डरेंगे? लेकिन आप 2 नाम लेकर बोलते हैं तो आप साबित करते हैं कि आप एजेंडा चला रहे हैं। बाकी अपराधी अगर आपके लोग हो तो उसको संरक्षण देंगे। जाति जनगणना की आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस मुकाबला नहीं कर पाने के चलते ही अब ये फिर से लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं, इसलिए जाति जनगणना। जाति की बात सबसे पहले किसने किया? आप उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिस प्रधानमंत्री ने खड़ा होकर कहा हो कि मैं बैकवर्ड जाति का हूँ, मैं पिछड़ी जाति का हूँ। जिसने खड़ा होकर राष्ट्रपति के बारे में कहा हो कि हमने इनको राष्ट्रपति बना दिया। जो सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए लोग अपनी जात बताते हैं, तब तो उनसे सवाल नहीं होता है कि आप जात क्यों बता रहे हैं।
और आप भी जानते हैं कि जिस जात के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा कोई छुआछूत गुजरात में नहीं था कि उनका छुआ हो कोई पानी नहीं पीता है। लेकिन आप कहानी करते हैं, अपने को विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, अपनी जात बताते हैं, राष्ट्रपति की जात बताएंगे, प्रधानमंत्री की जात बताएंगे, तब तो जात की राजनीति नहीं होती है। आप गए थे हमारे लोकसभा में, मैं आपसे एक फ्रैंक सवाल पूछ रहा हूँ। जिस व्यक्ति के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा था, जात के अलावा उनकी क्या हैसियत थी? आपने वहाँ पब्लिक से भी बात किया था। एक जात विशेष के लिए गठबंधन करके मेरे खिलाफ लड़ाया गया। तो जात की सबसे बड़ी राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप लोकसभा पीडीए का नारा तो आपने भी दिया। पीडीए का नारा तो आपने पीडीए का नारा तो परिभाषा आपकी अपनी परसेप्शन है, हमने कई बार उसको क्लैरिफाई किया। पीडीए में कोई ऐसा वर्ग नहीं है, एक कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर। पीडीए में तो मैं ही हूँ, बहुसंख्यक को छोड़कर। पीडीए में तो मैं भी हूँ, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा। अच्छा, अगड़ा भी। हाँ, मतलब कई राष्ट्राध्यक्ष ने बोला। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे बगल में सनातन पांडे जी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर पर चंदौली में बैठे हुए हैं। किसके साथ अन्याय हुआ? समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आप उसी बेल्ट में देख लीजिए लाइन से, चंदौली, बलिया, घोसी। चाचा के साथ कर गए, लेकिन चाचा के साथ कर गए। क्या चाचा के साथ कर गए? अभी जो कुछ हुआ विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया गया और इस पर भी बीजेपी घेर रही है कि देखिए, हम तो कह रहे थे इनका पीडीए झूठा है। माता प्रसाद पांडे जी को नेता विपक्ष बना दिया और चाचा के साथ फिर से गच्चा कर दिया। भाजपा वालों का दर्द भले आप समझे ना समझे, इनकी हिम्मत ही अब काम नहीं कर रही है। इनको अपनी उल्टी गिनती दिखाई दे रही है। जिस तरह से लोकसभा में हुआ, जिस तरह से यूपी में सफाया हुआ, अब बेचारे हर चीज़ में मौके की तलाश करते रहते हैं। अब उनसे पूछा जाए कि जब बाबा मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था, किसको आगे करके बनाया गया था, कौन विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने गया था? तो आपने तो वहां से धोखा देना शुरू कर दिया। अब धोखे से बने हैं ना आप। क्यों बार बार केशव प्रसाद मौर्य जी का दर्द बाहर आता है? फिर उसी पर वो कहते हैं कि 2012 में शिवपाल जी मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। आप भी खूब उस वक्त बहुत एक्टिव थे और कहा जा रहा है कि अचानक से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, शिवपाल जी के साथ तब भी धोखा हुआ। शिवपाल जी ने तो नहीं कहा उस समय कि हमारे साथ धोखा हुआ। बाद में बगावत हुई। बाद में बगावत किस वजह से हुई नहीं हुई अलग बात है, कहानी है। लेकिन दो को जोड़ेंगे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये लोग, मैंने अभी पार्लियामेंट चल रहा था, पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में पीठ से बैठकर इमरजेंसी की बात की गई ना। इमरजेंसी के सबसे बड़े विक्टिम तो हम लोग हैं, समाजवादी, और मेरा व्यक्तिगत रूप से परिवार भी जेल में था। जब बात 50 साल पहले की होगी तो 30-40 साल पहले और क्यों नहीं जा सकते हैं? 1942 में जो आपके क्रियाकलाप थे, अगर देश आज़ाद ही नहीं हुआ होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? 42 की बात क्यों ना हो अगर 76 की बात हो तो? 42 में किसने अंग्रेजों से कुछ चिट्ठी लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में कुचल देना चाहिए? कौन मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठा हुआ था? तो बात अगर निकलेगी तो मैं वही बोलता हूँ ना, बात निकलेगी तो वो तो दूर। अभी ममता बनर्जी के वो अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे तो क्या कहा गया कि 16 की बात कर रहे हैं। आप 75 की बात करेंगे, कोई 16 की बात नहीं करेंगे। तो यू कांट बी सिलेक्टिव। आप सिलेक्टिव इंसोम्निया का अगर शिकार हैं तो ये आपकी बीमारी है। आप लोग हर मुद्दे पर मुखर हुए हैं और सदन के भीतर जो कुछ देखने को मिल रहा है, एक हॉट टॉक भी देखने को मिल रही है, इधर अखिलेश और राहुल के बीच में एक बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है। ऐसे लग रहा है कि 5 साल तक बहुत मुश्किल रहने वाली है सरकार के लिए। आप लोग एकदम तय करके आए हैं कि हर मुद्दे पर घेरना है और अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाना है। आपको लगता है सही में कि 5 साल तक सरकार चल जाएगी? नीतीश बाबू 5 साल तक एक साथ कहीं रहे हैं? 5 साल तक की सरकार चली जाएगी? आपको ऐसे? नीतीश बाबू चले भी जाएंगे तब भी सरकार तो चलती रहेगी। चंद्रबाबू नायडू तो हैं साथ में। चंद्रबाबू नायडू का इतिहास नहीं था। 18 में कहाँ थे? जो अभी बजट क्या था? बजट मैंने कहा था, बजट भाषण में भी कहा था कि बजट देश के लिए अपने उन 2 बैसाखियों के लिए आप ले आए हैं जिनके सहारे आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अग्निवीर का क्या करेंगे आप लोग आगे? आधे घंटे के अंदर जिस दिन सरकार आएगी, जो पहले आदेश जारी होंगे उसमें अग्निवीर को खत्म किया जाएगा। देश की सुरक्षा से महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूँ, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि पहले वैकेंसी 25 सीट के लिए निकलती, तब भी तो आर्मी के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, सारे तो नहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, 25 सिलेक्ट होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि 25 तो हम सिलेक्ट करेंगे ही, 75 हम और भी ले जाएंगे जिनको ट्रेंड करेंगे। आप समझ में आ रहा है? टोटल नंबर तो सेम होनी चाहिए थी ना। पहले जितनी भर्ती करते नंबर तो सेम होना चाहिए था ना। 25 कह रहे, 25 हम करते थे तो हम करेंगे ही। कैसे करते थे? फिर आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी करिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज, प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्ड।
जितनी वैकेंसीज होती थी, फर्ज उदाहरण करो 10,000 पहले होती थी भर्ती, 10,000 भर्ती करो ना। आप भर्ती तो कम कर रहे हो, उसमें से 25% ले रहे हो। दूसरी बात, 4 साल के अग्निवीर वालों को आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो, 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। दिल्ली पुलिस के सिपाही से जाकर पूछिए कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, BSF CRPF वालों से पूछिए कितने महीने की ट्रेनिंग देती है। आप 6 महीने में हमारे बच्चे को तैयार करके सीमा पर भेज देते हो। तो आप ये कहिए ना कि आप आएंगे तो इस व्यवस्था में और सुधार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हम इस ट्रेंड व्यवस्था होंगे। ना सुधार, मैं आपको उदाहरण दूं, उस बात का जवाब दीजिए कि जो लड़का 4 साल पे सियाचिन ग्लेशियर में अगर उसको भेजना जाना पड़े, हमारी सेना तो धीरे धीरे रेगुलर की संख्या कम होती जाएगी। तो जो सियाचिन ग्लेशियर पर अगर कहाँ मोर्चा कहाँ खुलेगा, आपसे पूछ के तो खुलेगा नहीं कि मोर्चा पंजाब में खुलेगा, कि मोर्चा कश्मीर में खुलेगा, कि मोर्चा कहीं और खुलेगा। तो हमारी जो सेना की ताकत थी, आपने उसको कमजोर नहीं किया कि हम अपने सैनिकों को एक कमान पे जब जहाँ चाहे डिस्प्यूट कर चुके हैं, उनको इतना ट्रेन किए हुए हैं, इतना एक्सपोजर है कि किसी भी सीमा पर लड़ सकते हैं। इस बात का जवाब दे दे सरकार। कहाँ से लाएंगे आप? उस समय कहाँ से लाएंगे? आप अपने बच्चों को मरवाने का इंतजाम कर रहे हैं। 6 महीने में कौन सा हथियार चलाएगा वो? हम उनकी काबिलियत पर नहीं, हमारी सेना बहुत काबिल है, दुनिया के बेहतरीन सेनाओं में हमारी सेना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेनिंग के पीरियड को कम कर दीजिए, सर्विस पीरियड को कम कर दीजिए। आप खत्म करेंगे। हम उसको जो रेगुलर आर्मी की हमारी ट्रेनिंग होती थी, जिन्होंने साबित किया है कि दे आर दी बेस्ट, करेंगे और उसमें भी इम्प्रूव करने की गुंजाइश होगी तो उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, 27 में अखिलेश जी और राहुल जी एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, 17 की तरह साथ चलते रहेंगे, जैसे 24 में साथ रहे, ये साथ आगे और मजबूत आपको दिखाई दे रहा है? उम्मीद तो ऐसी है, और बेचैनी इससे भाजपा वालों में है कि अभी तो ये शुरुआत था, देखिए आगे क्या होता है। अब आपकी सीट पर आ जाते हैं ओपी राजभर, जो कि हमेशा ही कुछ न कुछ बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने चुनाव के बाद एक बयान दिया था, आपने उसको पढ़ा भी होगा। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि हमारा जो चुनाव चिन्ह है हॉकी छड़ी, वो एक और प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह हॉकी से मैच खाता था, इस चक्कर में हमारे सारे वोट उधर चले गए और मार गए। भाई चुनाव हो जाने के बाद तक तो बोल रहे थे कि 1 बजे तक भाग जाएंगे राजीव राय, और अगर उन सारे वोटों को हटा भी दिया जाए, हार कितनी बड़ी है जानते हैं ना? पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत है ये। अगर जितने हॉकी पर वोट पड़े गए थे उसको हटा भी दिया जाए। उन्होंने तो एक राय साहब को खड़ा किया था, एक यादव जी को खड़ा किया था, एक माइनॉरिटी के भाई को खड़ा किया था, एक पंडित जी को खड़ा किया था। उन्होंने तो स्पॉन्सर करके, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है जिनको लग रहा हो राजीव राय को वोट दे देगा या साइकिल पर वोट दे देगा, उसको खड़ा नहीं किया। हमने तो रोना नहीं रोया। हम तो आप चुनाव प्रचार में आए थे, मैं उस दिन भी जो बात कहा था वही सही साबित हुई, वही आज कह रहा हूँ। अब तो उनका बच्चा बड़बोलेपन की वजह से हार गए वो। देखिए, बड़बोलापन एक होता है, बदतमीजी और निहायत ही घटिया स्तर की बदतमीजी और पूरे परिवार द्वारा। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि मऊ के लिए, घोसी के लिए अगले 5 साल के 5 बड़े रोड मैप या 5 पॉइंट जो आपने तय कर रखे हैं कि ये काम हमें वहाँ पर करना है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बदहाल बुनकर बेहाल किसान और बेरोजगार नौजवानों के इलाके से जीत कर आया हूँ। मेरी सबसे बड़ी चिंता है वहाँ रोजगार के अवसर पैदा कराया जाए, और रोजगार के अवसर के लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि मैं कम से कम कोचिंग सेंटर्स खोलूँगा। अभी फौज में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में भर्ती हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से तलाश में हूँ कि कोई इंस्ट्रक्टर, कोई ट्रेनर को खोज के ले जाऊँ, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाऊँ कि हमारे यहाँ से ज़्यादा बच्चे जाएँ। ये बुनकर वाला रेजोल्यूशन अगर पास कर गए तो हमारे यहाँ उद्योग धंधे अपने आप आएंगे, बाहर से व्यापारी आएंगे, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हमारे यहाँ सड़कों की और बिजली के तो पूरे प्रदेश के सुन ही रहे हैं। और अलग बात है कि सवाल उठाने पर लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन अगर मैं चुन कर आया हूँ और जनता मेरे पास आएगी तो मैं सवाल तो उठाऊंगा। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि कल्पनाथ राय जी के बाद जो मऊ का गरिमा खो गया था, मऊ का विकास रुक गया था, उसको आगे में सही मायने में, खाली भाषणों में नहीं और बयानों में नहीं, जमीन पर उतार के दिखाऊं, कथनी नहीं करनी में दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने तरह का अलग का कार्यक्रम है। उम्मीद है कि मैंने आपको अपने जवाब से संतुष्ट करने का प्रयास किया, बाकी जनता जनार्दन के ऊपर है।